This program is powered by रोटियां बनाएं एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट। सॉफ्ट रोटी का वादा, फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। This program is co-powered by टेस्ट मस्त जबरदस्त ट्राई करिए। राजेश राघव भोग चक्की आटा। Amul, the taste of India. अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का, और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। और आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म ट्विटर के बारे में चल रही कंट्रोवर्सी को लेकर। बहनों भाइयों, 2006 में जब ट्विटर की अवधारणा, परिकल्पना और इसको साकार किया गया था, तो इसके बनाने वालों को शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं, कौन सी बला का वो निर्माण कर रहे हैं, जो आने वाले वक्त में दुनिया में सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में लोगों की ओपिनियन तय करने वाला एक ऐसा जीव तैयार कर रहे हैं जो कई देशों की सरकारें या तो पलट सकता है, या सरकारें बनवा सकता है, या आपके बारे में राय बना सकता है और राय बिगाड़ भी सकता है। 2014 तक भारत में ट्विटर को कोई गंभीरता से नहीं लेता था। ट्विटर का नाम लेते ही लोगों को लगता था ये युवाओं की चैटिंग का कोई एक प्लेटफॉर्म है, जहां यूथ अपने तरह के कंटेंट पोस्ट करते थे। ट्विटर को गंभीर माध्यम नहीं माना जाता था, ऐसा मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। लेकिन अमेरिकी परिप्रेक्ष्य में 2010 के बाद से 2014 तक अमेरिका में ट्विटर ने वहां की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपने प्लेटफॉर्म में शामिल करने में कामयाबी हासिल की। और आज जब हम ये डिबेट करने बैठे हैं बहनों भाइयों, दुनिया में चाइना को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां की सरकारें, जहां के राजनीतिक दल, जहां के सेलिब्रिटी, जहां के ओपिनियन मेकर, जहां के मीडिया हाउसेस, जहां के पत्रकार, जहां के बड़े एडवोकेट्स और बड़े बुद्धिजीवी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ना हो, सभी हैं। अब तो राजनीतिक दल, राजनीतिक आंदोलन, राजनीतिक भाषण, राजनीतिक बयान और पॉलिटिकल ओपिनियन ट्विटर के माध्यम से संचालित होती है। यानी दुनिया में किसकी कहां सरकारें बन और बिगड़ रही हैं, यह आप ट्विटर से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और अगर आप में ताकत और क्षमता है तो आप ओपिनियन को बदल भी सकते हैं। यह है ट्विटर की ताकत। यह प्लेटफॉर्म यूजर के मामले में भले ही व्हाट्सएप और फेसबुक से छोटा हो, लेकिन यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक लार्जेस्ट ओपिनियन मेकर है। यहां से निकला हुआ कंटेंट और यहां से निकली हुई ओपिनियन और यहां से तय हुआ नैरेटिव देश का नैरेटिव होता है। यह सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका जैसे सबसे ताकतवर मुल्क में भी यही हालात हैं। अब चुनाव जमीन पर नहीं, ट्विटर पर लड़ा जाता है। फेसबुक तो अब साइड का प्लेटफॉर्म हो गया है। व्हाट्सएप की इंफॉर्मेशन को लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन ट्विटर आज के दौर में एक बेहद ताकतवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो अपनी अपनी ताकत के हिसाब से लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी चिमटे से भी ट्विटर को छूना नहीं पसंद करती थी 2014 के पहले, आज उनका कोई भी कार्यकर्ता बचा नहीं होगा जो ट्विटर पे ना हो, और जो ट्विटर पे नहीं है उसको माना जाता है कि वो गंभीर नेता नहीं है। पहले ट्विटर पर होने पर आपको गंभीर नहीं माना जाता था, आज अगर आप ट्विटर पर नहीं हैं तब आपको गंभीर नहीं माना जाएगा। हालात कितनी तेजी से बदले हैं, इसका नफा भी है, नुकसान भी है। हम एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को उसके हवाले कर चुके हैं, जो जब चाहे हमारी ओपिनियन और हमारे आपके हिसाब से उसमें खिलवाड़ भी कर सकता है, तब्दीलियां और फेरबदल भी कर सकता है। मैं भी ट्विटर पे हूं और मैं ट्विटर को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता हूं। ट्विटर आपकी ओपिनियन को आगे बढ़ाने का माध्यम है, लेकिन ये एक टेक्निकल चीज है, एल्गोरिथम पे चलने वाली चीजें हैं। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या पसंद कर रहे हैं, आप क्या नापसंद कर रहे हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, कितनी बार देख रहे हैं, आपका इंटरेस्ट क्या है,
किस विचारधारा को फॉलो करते हैं और क्या शेयर करते हैं, ये सारा डाटा ट्विटर के पास मौजूद रहता है। आप कोई गफलत में ना रहें, आप जितनी बार भी ट्वीट पढ़ते हैं, जो कुछ भी करते हैं, ट्विटर के पास सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। यानी इस देश का एक एक मतदाता, एक एक वोटर जो ट्विटर पे है वो किसका वोटर है, ये भारत में पॉलिटिकल पार्टीज को भले न पता हो, आपके घर वालों को भले न पता हो आप किसे वोट देते हैं या नहीं देते हैं, पर आप, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, और अपनी जानकारी के हिसाब से कह सकता हूं कि ट्विटर को पता है आप किसके समर्थक हैं, किसको वोट कर चुके हैं और किसको वोट करने जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ताकतवर प्लेटफॉर्म होगा। ताजा कंट्रोवर्सी सीएए एनआरसी के बाद से भारत में ट्विटर पर ज्यादा तेजी से बढ़ी है। ड्यूरिंग 2019 जनरल इलेक्शंस के दौरान भी ट्विटर पर काफी विवाद हुआ था। तो जब ये प्लेटफॉर्म इतना ताकतवर हो गया है तो हर राजनीतिक दल और हर ताकतवर व्यक्ति इस पर नकेल डालना चाहता है। ट्रंप ने भी डालने की कोशिश की थी और अब भारत में भी यही हो रहा है। अमेरिका में भले ही ट्विटर सबकी लड़ाई जीत कर अकेला खड़ा हो, लेकिन भारत में ट्विटर फंस गया है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लड़ाई के बीच में। उसे रास्ता नहीं मिल रहा है। शायद भारत उसका एक लौता ऐसी टेरिटरी है जहां उसको अपने 5 ट्विटर इंडिया हेड या तो हटाने पड़े या बदलने पड़े। मुझे बहुत अच्छे से याद है, ऋषि जेटली से लेकर यह सफर अब मनीष महेश्वरी तक आ चुका है। यह सिलसिला कहां तक चलेगा? क्या ट्विटर भारत में होस्टाइल हो जाएगा जो वो अमेरिका में नहीं हुआ? और क्या हम ट्विटर को अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया उसके हवाले करने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, अपनी ओपिनियन, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी सोच, अपने विचार, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारी सोच क्या है, क्या हम किसी विदेशी कंपनी को सौंप सकते हैं? हमें इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैं चाइना का समर्थक नहीं हूं, लेकिन चाइना ने ट्विटर को प्रतिबंधित कर रखा है। उन्होंने इसके अल्टरनेट मीडियम उपलब्ध कराए हैं। अगर कांग्रेस और बीजेपी इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि ट्विटर भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाजी कर रहा है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने इसके अल्टरनेट के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए, किन कंपनियों को बढ़ावा दिया। आप भी कुछ ऐसा तैयार कर लेते। भारत तो वैसे भी साइबर हब माना जाता है, लेकिन एक भी ऐसा कोई ऐप तैयार नहीं कर पाए, एक भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं कर पाए जिसकी क्रेडिबिलिटी हो। तो आज की डेट में ट्विटर कई देशों की लोकतांत्रिक सरकारों से ज्यादा ताकतवर है। ट्विटर से भिड़ना कोई मामूली बात अब नहीं रह गई है। ट्विटर इंक का सीईओ जब किसी देश पर दौरे पे जाता है तो बड़ी हेडलाइंस और खबरें छपती हैं। किसी राष्ट्राध्यक्ष जैसा उसका स्वागत होता है, और कौन है जो पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत नहीं करता? जो आज गाली दे रहे हैं वो अपने घर पे बुलाकर खाना भी खिला रहे थे। जिनको लेकर पूर्व कानून मंत्री, पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद गुस्सा करते थे, वही उनसे दौड़ दौड़ कर गले मिलते थे। मसला इस बात का है कि ट्विटर भारत के कानून से चलेगा या ट्विटर अमेरिका में अपने कानून से चलेगा। क्या ट्विटर को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया के हेडक्वार्टर्स चलाया जाएगा, वहां के नियम कानून से संचालित होगा, या बंगलौर, दिल्ली के कानून से संचालित होगा? यह तय भारत की हुकूमत को करना है, भारत की आवाम को करना है, भारत के राजनीतिक दलों को करना है। हम किसी के हवाले अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को क्यों किए जा रहे हैं, मुझे अभी इस बात के समझ नहीं आ रहा। क्या हम इतने मैच्योर्ड हैं कि हम अपने सारे ओपिनियन प्रोसेस को एक विदेशी कंपनी के हवाले कर रहे हैं जो बिजनेस करती है, व्यापार करती है? यह ठीक बात है और मैं सहमत हूं कि दूसरे माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुकाबले ट्विटर ज़्यादा एथिकल है, लेकिन यह कब तक रहेगा? इसके इन्वेस्टर्स कौन कौन है, सब कोई जानता है इनके बारे में। सऊदी से लेकर अमेरिका से लेकर मध्य एशिया तक के लोगों का कब्जा है ट्विटर पे। ट्विटर क्या उनकी ओपिनियन के हिसाब से चलता है? ट्विटर पर किसका पहरा बैठा हुआ है? रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक हुआ था, 1 घंटे में खुल गया। राहुल गांधी का अकाउंट लॉक है, 1 हफ्ते से नहीं खुला है। कांग्रेस के 5000 से ज्यादा अकाउंट लॉक हैं। इसके पहले भी बीजेपी के तमाम नेताओं के ट्वीट लॉक हो चुके हैं। तो क्या हम मनमाना करने दें ट्विटर को? भारत समाचार का भी ट्विटर अकाउंट 1 हफ्ते तक कोरोना के पहले लॉक था। हाथरस की हमने रिपोर्टिंग करके कुछ विजुअल दिखाए थे, हाथरस में की गुड़िया वाले मामले पे 1 हफ्ते तक
भारत समाचार के ट्विटर हैंडल पर को लॉक करके रखा हुआ था ट्विटर ने। तो क्या सूचनाओं के आदान प्रदान अपने मन मुताबिक ट्विटर चाहता है, या भारत की धरती के हिसाब से बने कानून के मुताबिक हमें ट्विटर को संचालित होने देना चाहिए? और मैं कहता हूं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेताओं से, केंद्र की सरकार से भी, कि यह मामला बीजेपी बनाम कांग्रेस का है ही नहीं। आप लोग गलत लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई ही गलत है। यह झगड़ा बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं है। यह तय होना चाहिए कि ट्विटर अमेरिका के कानून से चलेगा या भारत के कानून से चलेगा। कल बीजेपी की गर्दन उसने दबाई थी, आज कांग्रेस की दबा रहा है, परसों हमारी आपकी भी दबाएगा। फिर अमेरिका से बैठ के तय होगा कि भारत में सरकार किसकी बनेगी, या भारत समाचार क्या खबर चलाएगा, या भारत के मीडिया हाउस की ओपिनियन क्या होगी। आपकी रीच घटा देगा, आपकी रीच बढ़ा देगा। एक खतरनाक माध्यम है, अच्छा है तो बुरा भी है। किसी चीज में अच्छाइयां हैं तो खामियां भी हैं। कोरोना के दौरान असंख्य लाखों करोड़ों लोगों की मदद का प्लेटफॉर्म भी बना था ट्विटर। दुनिया में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ होती है, कहीं कोई आपदा विपत्ति आती है, तो सबसे ज्यादा सहारा का माध्यम ट्विटर बनता है। ये इसकी अच्छाई भी है, लेकिन हमें इसके नकारात्मक पहलुओं पर भी सोचना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और गंभीरता से बात करनी चाहिए। क्योंकि आज अगर कांग्रेस फंसी है ट्विटर के जाल में, तो याद करिए इसके पहले बीजेपी भी फंसी थी। और क्या पता कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव कैसे लड़ा जाए, ये तय ट्विटर करे। ये ट्विटर को मत तय करने दीजिए बहनों भाइयों, आप तय करिए। भारत का नागरिक तय करेगा, भारत का संविधान और कानून को करना चाहिए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। कुछ बयान सुने। This is not an attack on Rahul Gandhi. This is not, simply shutting Rahul Gandhi down. I have 19, 20 million followers. You're denying them the right to an opinion. That's what you're doing. So this is not only patently unfair. They're breaching the idea that Twitter is a neutral platform. And for the investors, this is a very dangerous thing, because taking sides in the political contest has repercussions for Twitter. केंद्र सरकार चाहती है कि इनको अपनी तरीके से चलाया जाए ताकि भाजपा का प्रचार तो किया जा सके, मगर और कोई विपक्षी दल अपनी बात यहाँ पे ना कह सके। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत है। ट्विटर को इस तरीके की द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और इसके ऊपर दोबारा विचार करें। राहुल गांधी हो और चाहे तमाम विपक्ष के लोग हों, वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऐसे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बोलने से घबराते भी हैं और डरते भी हैं और केंद्र पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारा लगातार मानना है कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उनको भारत के कानून को मानना चाहिए। और आपने देखा भी होगा, जो कैपिंग थी वो भी हमने ख़त्म की और अब गलत रवैयों पर लोगों के FIR दर्ज होने शुरू हो गए हैं। तो आज की परिचर्चा बहनों भाइयों बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर ये डिबेट है। उसमें क्या विदेशी दखलंदाजी को हम बर्दाश्त करेंगे या हम उनको अधिकार देंगे, हम इस पर बात करेंगे। और गंभीर मामला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा डिबेट को। अमित पुरी बीजेपी से हैं मेरे साथ, रुद्र प्रताप दुबे जाने माने एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया के, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से हैं, पवन दुग्गल जी मुझे थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, देश के जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं, संजय कौशिक मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से, ये भी जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। स्वागत, धन्यवाद आप सभी का। अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं। ये डिबेट मैंने राहुल गांधी का अकाउंट लॉक हुआ, कांग्रेस का हुआ, रविशंकर प्रसाद बीजेपी, इस पर नहीं कर रहा हूं। एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूं कि क्या हम अपना डेमोक्रेटिक प्रोसेस जाने अनजाने में कुछ ऐसे हाथों में दे रहे हैं जिनके सर्वर विदेश में हैं और जिनके नियम कानून विदेश में तय हुए हैं, यानी अमेरिका में हुए हैं। ये चिंता की बात है। इसके पहले ट्विटर ने आप पर वार किया था, अब पलटकर कांग्रेस पर किया है। देखिए, आपने बिल्कुल सही पर्सपेक्टिव में डिबेट को इनिशिएट किया है और मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारी स्क्रीन पर और भी जो मित्र जुड़ेंगे और जो अभी जुड़े हैं वह सब उसी पर्सपेक्टिव के ऊपर अगर अपनी राय दें। राय का मतलब पक्ष या विपक्ष दोनों है। आपने सही कहा कि DMCA एक्ट जो कानून है अमेरिका का, वो चलेगा। किसी की नाइत्तेफाकी हो सकती है, लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तो चेक होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन 2021 के अंदर ये प्रयास केंद्र की सरकार ने कहा
कि सोशल मीडिया के तमाम तर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और ये जो वर्चुअल वर्ल्ड की दुनिया है जी, इसके ऊपर कहीं ना कहीं इंडियन एक डेमोक्रेटिक और सॉवरेन कंट्री के नाते हर सरकार को ये हक है। सरकार माने, मैं यहाँ फिर क्लियर कर दूँ, सरकार माने बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, ये 135 करोड़ के ऊपर जनता की सामूहिक अभिप्सा का प्रतीक है जो भारत सरकार है, उसका कंट्रोल होना चाहिए। उसके पक्ष विपक्ष में तर्क आए स्वागत है, और आपका मानना ये बिल्कुल सही है और मैं इससे 100% सहमत हूँ कि, और इसीलिए मैं आज इस डिबेट के अंदर कोशिश कर रहा हूँ और अपेक्षा करूँगा कि वो लाइन चले। मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस की पार्लियामेंट्री आईटी सेल के जो प्रमुख हैं और जो पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी है इसकी आईटी की मिनिस्ट्री की, शशि थरूर साहब ने भी एक पॉजिटिव स्टैंड लिया और पॉजिटिव स्टैंड लेकर के कहा कि हाँ, जब रविशंकर जी का मामला हुआ या अन्य मामले हुए, उन्होंने कहा कि हम इशू नोटिस करेंगे पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी के नाते से, और इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को इंडियन लॉज को टो करना चाहिए। कुछ प्रयास हुए हैं, सिग्नल का प्रयास हुआ है, कू का प्लेटफॉर्म आया है, तमाम तर चीज़ है, ठीक है, अभी वो पॉपुलैरिटी में उतना नहीं आया होगा, लेकिन यह भी सच है पर आपकी पार्टी ने, आप लोगों ने कभी कंडेम नहीं किया कि राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल क्यों लॉक किया गया? किसका? आपने कंडेम तो नहीं किया इसको? किसको? राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल लॉक क्यों किया गया? आपने तो कंडेम नहीं किया। मैं आ रहा हूं, मैंने जानबूझ करके और संवेदनशीलता के साथ विषय को रखा। श्री शशि थरूर जी ने राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के ऊपर जो टेम्परेरी सस्पेंशन हुआ है, उस टेम्परेरी सस्पेंशन में कहा कि उन्होंने कुछ टेक्निकल चीज़ों को फ्लाउट किया है, तो भी वो टेम्परेरी सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप भी ये मानते हो कि नहीं होना चाहिए? भाई, अगर आपने टेक्निकल फ्लाउट किया है तो फिर ट्विटर तो इंडियन लॉज के हिसाब से जो आज की तारीख में उसके सामने शर्तें, आपने कहा 5 सीईओ बदल गए, गूगल के सीईओ ने कहा कि हमको इंडियन लॉज मानने और हम मानेंगे, हम टो करेंगे। तो अब तक राहुल गांधी का हैंडल खुला क्यों नहीं? भाई, ये मैटर है ट्विटर के बीच में, और एक आरोप ये लग रहा है राहुल गांधी के बीच नहीं, ये बात ट्विटर और राहुल गांधी के बीच की नहीं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हाँ, आइए ये अमेरिकी धरती के कानून और भारत की धरती के कानून का मामला है। अब आप बच के नहीं निकल सकते, बिल्कुल बच के नहीं निकल सकते। मैं बता रहा हूं, अरे सुन तो लीजिए, मैं तो अपना उदाहरण दिया कि भारत समाचार के ट्विटर हैंडल को एक हफ्ते के लिए हाथरस कांड के दौरान लॉक करके रखा हुआ था। ठीक, अब मैं तो अपना भी उदाहरण दे रहा हूं ना। नहीं, ठीक है, आपने कहा, मेरी भी सुनिए। उंगली कटा के शहीद नहीं हुआ जाता, गुड़ खा के गुलगुलों से परहेज नहीं किया जाता। हम ट्विटर पे नहीं हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे बताएंगे कि ट्विटर पे हैं। ठीक, ये दोहरा आचरण क्यों कर रहे हैं? तो आप चाहते हो कि भारतीय कानून दोहरा आचरण कांग्रेस अब का राहुल की बात आई तो आप गुड़ और गुलगुले की तरफ चले गए। हम इंस्टाग्राम ये आपके दोहरे आचरण का प्रतीक बन रहा है। आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, अभी कोई ब्लॉकिंग नहीं है, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी वर्सेस इशू बनाना चाहती है। और मेरा कहना है कि जहां ब्रजेश मिश्रा जी ने बात रखी कि इंडियन डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर बात होनी चाहिए, एक सॉवरेन नेशन एक सवाल और है मेरा फ्रेम करने की आजादी है, एक दिलचस्प सवाल है, फिर मैं आपके मित्र सुरेंद्र जी की तरफ चलूंगा। जिस ट्विटर की सवारी करके, जिसकी लहरों पे चल के ऐसे 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 आज यहाँ तक पहुँचे हो, अब उसी से आपको डर लग रहा है, इसीलिए आपने उसको कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया है। क्योंकि अब आपको डर लग गया है, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस पे चढ़ के आए हो वो आइटम क्या है। ब्रिजेश जी, एक लाइन कह दूं, फिर आप सुरेंद्र जी से पूछ लीजिएगा। अमेरिका अपनी जगह पर, अपनी सिलिकॉन वैली में डीएमसी एक्ट लगाकर भारत के उस समय के आईटी मिनिस्टर की मां तुझे सलाम कि सोनी के कॉपीराइट्स के इश्यू को बता करके 1 घंटे के लिए ट्विटर ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, उनको राहुल अपना गांधी का कानून बनाने का हक है, और भारत की पार्लियामेंट को अपना कानून एक्शन लेना चाहिए ट्विटर के खिलाफ। ये डबल स्पीक और डबल स्टैंडर्ड्स मैं सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूं, चलने वाले नहीं। आपका शुक्रिया हमारा सुरेंद्र राजपूत जी। मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में इस डिबेट को बढ़ाना चाहता हूं। मैं इसको राहुल बनाम ट्विटर, कांग्रेस बनाम ट्विटर से ज्यादा ऊपर की चीज देखता हूं। हो सकता है कि मेरे नजरिए से अभी तमाम लोग सहमत ना हों, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपके डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर ट्विटर का कब्जा हो। क्या आपको लगता है कि अमेरिकन कानून से चले ट्विटर, या भारत के कानून उस पर लागू होने चाहिए? ये सवाल
मैं सुरेंद्र जी से पूछा। अच्छा सुरेंद्र बात जी। कह करके ब्रिजेश भाई पहले प्रोस्पेक्टिव तो आपने बहुत बड़ा दिया, लेकिन ये बात कह करके फिर बात छोटी कर दी। मेरा सिर्फ एक ही बात का कहना, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है जी। तो मेरा एक बड़ी छोटी सी बात कहना है कि यहां पर ट्विटर जो है, जब कभी भी बात कर रहा है, जब कभी भी कोई चीज कर रहा है, तो दोहरा मानदंड अपना रहा है। जैसे सिलिकॉन वैली पर कॉपीराइट, अभी अमित पुरी जी ने कहा, बिल्कुल सही है। अगर कोई कॉपीराइट का वायलेशन होगा तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब कॉपीराइट के वायलेशन को हटाइए, आप नहीं हटा रहे हैं, उन्होंने सस्पेंड किया है, घंटे बाद आपने हटा दिया, वो ठीक हो गया। यहां पर प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम आप असलियत में समझिए कि आज ट्विटर की कंपनी को, कंपनी है ट्विटर की कंपनी को भारत की सरकार तमाम दबावों के साथ में हमारे मुखालिफ, लोकतंत्र के मुखालिफ इस्तेमाल कर रही है, जो आज तो हमारे खिलाफ दिख रहा है, कल ये यही चीज इन्हीं के खिलाफ जाएगी या लोकतंत्र के खिलाफ जाएगी। पक्ष और विपक्ष आते रहेंगे, जाते रहेंगे। मेरा यहां पर स्पष्ट रूप से कहना है भारतीय जनता पार्टी से कि इस पक्ष और विपक्ष, मेरी और आपकी लड़ाई में आप किसी बाहर की कंपनी का, अंग्रेजों की सहायता जिन लोगों ने आपस की लड़ाई में ली थी, उन सब के राज्य अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेट किए थे और कहीं ना कहीं उन पर कब्जा किया था। यह ऐसा इतिहास हमें बताता है और अभी 200 साल का इतिहास है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि ट्विटर नाम की कंपनी का आज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सत्ता अपनी धमक से, अपनी हनक से इस्तेमाल कर रही है, और कल की डेट में यही ट्विटर क्योंकि बायस्ड हो रहा है तो सरकारों के लिए काम कर रहा है। सुरेंद्र जी, मैं यही तो जानना चाहता हूं, भाजपा के खिलाफ मैं इसी दृष्टिकोण का व्यक्ति हूं कि इसके लिए क्या हमको ये छोड़ देना चाहिए कि जो अमेरिका में कानून लागू हैं ट्विटर उसका पालन करे भारत में, या हम भारत के परिप्रेक्ष्य में एक सर्वानुमति के साथ सबको सहमत करते हुए एक कानून बनाए और उससे ट्विटर को संचालित किया जाए? मैं यही प्रॉब्लम है यहां पर। ये जो प्रश्न उठवाए जा रहे हैं ना ब्रिजेश भाई, यही गलत है। भारत में रहेगी कोई कंपनी, कोई भी कंपनी भारत के कानून से चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भारत के कानूनों को तोड़ मरोड़ करके सरकार के पक्ष में अगर कोई चीज जाएगी, उसका विरोध है। भारत के कानून के हिसाब से तो ट्विटर को भी चलना पड़ेगा, फेसबुक को भी चलना पड़ेगा, मुझे भी चलना पड़ेगा, आपको भी चलना पड़ेगा। लेकिन जब आप सरकार या भारतीय जनता पार्टी की विश के हिसाब से नहीं चलोगे तो आपके घर में इनकम टैक्स की रेड हो जाएगी। जी न्यूज उनके हिसाब से चलेगा, उनको मलाई मिलेगी, आपको 4 दिन बंधक बनेंगे, आपकी बेटियां बंधक बनेंगी, वीरेंद्र का परिवार बंधक बनेगा, आपके इन्वेस्टर बंधक बनेंगे। यह भारत की सरकार का सत्ता का दुरुपयोग है। आप ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके राहुल गांधी और कांग्रेस के 5000 ट्विटर हैंडल लॉक कराएंगे? बेजा इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं विपक्षियों के ऊपर ये सब सरकार यहाँ पर आवाज ब्रजेश मिश्रा जी जैसे लोग बचे हैं, सोशल मीडिया बचा हुआ था, एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म बचा हुआ था, उस न्यूट्रल प्लेटफॉर्म पर भी कब्जा करने की साजिश है। ओके, मैं वैभव महेश्वरी को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी के मीडिया को इन्होंने जाने माने प्रवक्ता हैं। वैभव जी, बहुत स्वागत है आपका। पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं, करीब 2-1 वर्षों से ट्विटर को लेकर तमाम तरीके की कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। कभी उनके पॉलिटिकल न्यूज़ के हेड हटाए जाते हैं, कभी सेकंड कमांड के लोग हटाए जाते हैं। अब एक सिलसिला शुरू कर चुका है कि जो ट्विटर इंडिया का एमडी बनेगा उसकी गर्दन कटेगी, वो फंसेगा जरूर किसी न किसी विवाद पे। मैं देख रहा हूँ ऋषि जेटली से लेकर शुरू होकर अभी मनीष माहेश्वरी तक ये मामला आ गया है। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या ट्विटर बेलगाम होता जा रहा है वाकई, या कुछ हाथों से नियंत्रित हो रहा है, या सत्ता उस पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है? आज बीजेपी है, वो नियंत्रित कर रहे हैं, कल को सुरेंद्र राजपूत आएंगे, वो करेंगे। ब्रिजेश जी, ये तो आप ठीक कह रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी पार्टी या किसी भी दल के की भी ओपिनियन हो चाहे,
कि देश में जो भी कंपनी काम करेगी वो देश के नियमों के हिसाब से करेगी, देश के कानूनों के हिसाब से करेगी। और सबसे बड़ा ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि यहाँ रखा जाना चाहिए कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता ना हो। लेकिन ये होती है कानून की बात। लेकिन कानून आज जो देश में लागू है वो ये लागू है कि कोई भी कंपनी जो काम करेगी उससे भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अगर वो, वैसे तो देखिए तो सोशल मीडिया का जो मेन जो मूल भावना है वो ये है कि आप यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और हमारा संविधान भी इसी बात की इजाजत देता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी संविधान और सोशल मीडिया का जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा संविधान आप कहता इसको है क्या कि मानते होना हैं कि चाहिए, राहुल गांधी और ये कांग्रेस उसके के लिए प्लेटफॉर्म 5,000 देते हैं। हैंडल्स लॉक किया जाना, क्या ये कोई लोकतांत्रिक प्रोसेस है, नियम कानून के तहत हुए हैं या किसी के दबाव में किया गया? ये देखिए, मैंने यही कहा कि संविधान और नियम छोड़ दीजिए आप। सिर्फ एक कानून देश में 7 साल से चल रहा है कि जो मोदी जी जिसमें खुश होंगे वो कानून है, मोदी जी जिसमें नाराज होंगे वो देशद्रोह है, वो राजद्रोह है। तो इस कानून के हिसाब से अगर चलते हैं तो राहुल गांधी जी ने गलत किया, और 5,000 नहीं 5 लाख कानून, वो 5 लाख अकाउंट कम से कम बंद कर देने चाहिए, क्योंकि मोदी जी की आलोचकों की इस समय बहुत ज्यादा बाढ़ है पूरे के पूरे उसमें। आप देखिए कि विश्व में भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर को बहुत ही ज्यादा तरीके से हैंडल किया है अपने चुनाव कैंपेन को लेकर। लेकिन एक और भी बहुत बड़ा कड़वा सच है कि ये बात वो नरेंद्र पार्टी मोदी जी कह रही इस है समय जो खुद विश्व के ट्विटर को इकलौते समुचित ऐसे नेता इस्तेमाल हैं करती जिसके है ट्विटर दिल्ली पर में। सबसे ये तो आप पर भी ज्यादा लागू होता है। अकाउंट होल्डर आपकी पूरी पार्टी ट्विटर पे बैठी हुई है चढ़ के। हम 100% है। हमने कहा ही कि देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि हमें अभिव्यक्ति का वो है, और ये वो बहुत बड़ा शानदार प्लेटफॉर्म है जिसमें अपनी बात को कहा जाए। लेकिन बात को कहा जाने का मतलब क्या है? आप किसी भी दिन ट्विटर पर माँ बहनों को गालियां बकने वाले लोगों का एक अफिलिएशन देखिए किसके साथ है। वो भारतीय जनता पार्टी, वो संघ की विचारधारा, वो किसी और संस्था, यानी तमाम संस्थाओं के ऐसे नाम होंगे जिनका किसी ना किसी सीधे या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के साथ में रिलेशन होता है। वो क्या करते हैं? लोगों को अब्यूज करते हैं, थ्रेट करते हैं, उनको तमाम तरह से ह्यूमिलिएट करते हैं। तो ये एक ट्रेंड जो है, इसके लिए संविधान इजाजत नहीं देता। तो आप लोगों ने कभी पूछा कि ट्विटर ऐसे बोर्ड्स अकाउंट को आइडेंटिफाई करके इनके खिलाफ कार्रवाई, इनको लॉक क्यों नहीं करता है? राहुल गांधी का तो दौड़ के लॉक कर दिया। ऐसे कार्रवाइयां अक्सर की जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा मैनिपुलेशन है। आप देखिए, एक आईटी रेड आपके यहाँ होती है, कभी पुलिस हमारे घर आती है, इसी तरह ट्विटर इंडिया भी छापेमारी का शिकार है। ये इकलौता ऐसा देश होगा जहां भारत में ट्विटर के ऊपर छापेमारी की जा रही है, पुलिस भेजकर, दरोगा भेजकर वहां डराया जा रहा है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन चाहिए तो भी दरोगा आएगा, हमारे यहाँ ट्विटर का अकाउंट है तो भी दरोगा आएगा, हमारे यहाँ मीडिया वाला रिपोर्ट करेगा उसके यहाँ भी दरोगा जाएगा। हमारे यहाँ दरोगा संविधान चल रहा है। ओके, रुद्र प्रताप दुबे जी, थैंक यू। ट्विटर भी काम कर लेगा, फेसबुक भी कर लेगा, इंस्टाग्राम भी कर। बहुत शुक्रिया आपका। रुद्र प्रताप दुबे जी मेरे साथ मौजूद हैं। रुद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये रिसेंट जो कंट्रोवर्सी चल रही है ट्विटर के साथ, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? पहला प्रश्न। और दूसरा, मैं जानना चाहता हूं कि ये माध्यम कितना प्रभावशाली होता जा रहा है और आने वाले वक्त में इसका आकार क्या होगा, और हम इसकी नियमन प्रणाली अब तक क्यों नहीं बना पाए हैं? ब्रजेश जी, पहले तो हमें ये मानना छोड़ना पड़ेगा कि ट्विटर बेहद न्याय संगत है, वो बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम करता है। वो ट्विटर जो लगातार कहता है, मैंने एथिकल वर्ड का यूज किया जी जी, वो ट्विटर जो लगातार कहता है कि फेक अकाउंट्स उसके यहाँ काम नहीं करते, वो फेक अकाउंट्स को हटाने का काम करता है, वो ऐसे अकाउंट्स को चुन के हटाता है जो हिंसा फैलाते हैं। वही ट्विटर जैसे आप वेरीफाइड होते हैं, आपके पीछे 1-1.5 हज़ार अकाउंट को छोड़ देता है जो आपको फॉलो करते हैं। उससे बोट अकाउंट करते हैं, जिससे स्वचालित अकाउंट होते हैं, जो मशीन अकाउंट होते हैं, वो ट्विटर रखता है। फेक अकाउंट्स खुद ट्विटर रखता है। दूसरी बात, भारत में हर दिन जो 41 करोड़ वाले यूट्यूब पर हर दिन चैनल ब्लॉक किए जाते हैं, सिर्फ इस वजह से चूंकि वो किसी का कंटेंट उठा लेते हैं और वो अपनी बात को आधार बनाते हुए। मुझे ब्रजेश जी के बारे में एक चीज़ कहनी है, तो मैंने ब्रजेश जी के इंटरव्यू से एक हिस्सा किसी पिछले इंटरव्यू से उठा लिया, तो मेरा चैनल ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो कॉपीराइट एक्ट में आ जाता है और ब्लॉक हो जाता है। 45 करोड़ संख्या वाले यूट्यूब पे हर दिन अकाउंट ब्लॉक होते हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। और 6 करोड़ मुनाफा कमाने वाले 1.5 करोड़ वाले यूजर्स वाले ट्विटर पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कारण? तो यही तो कारण है, क्योंकि वो ऐड नहीं देते और हम लोग उस पर बात कर रहे हैं, तो ये एक उनका प्रचार का माध्यम है। हमें ये सोचना पड़ेगा ट्विटर इस तरह हमें ये भी तो मानना चाहिए कि नैरेटिव वही सेट हो रहा है। एग्जैक्टली, मैं उसी पॉइंट में आ रहा हूं कि ट्विटर जो ये करता है, कभी कभी वो जानबूझ के करता है। और ऐसा फेसबुक के साथ क्यों नहीं होता, यूट्यूब के साथ क्यों नहीं होता? चाहे वो मिस्र हो, चाहे ईरान हो, चाहे तुर्की हो, फ्रांस हो, पाकिस्तान हो, नॉर्थ कोरिया हो, हर जगह ये ट्विटर ही के साथ क्यों होता है?
क्या ट्विटर की ये रणनीति रहती है कि वो बड़े लोगों के साथ जानबूझ के करता है? हालांकि पिछले जो मामले आए ब्रजेश जी, उनको अगर आप देखें तो वो थे, रविशंकर प्रसाद जी ने माँ तुझे सलाम को कहा था, और जिसपे सोनी का कॉपीराइट था। कंगना रनौत का अकाउंट ब्लॉक हुआ हेट स्पीच की वजह से, ममता बनर्जी को उन्होंने कहा और उससे हुआ। संबित पात्रा जी का हुआ, और राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एक नोटिस भेजा, ट्विटर को शिकायत की और एक नोटिस भेजा गया। उनसे कहा गया वो फोटो हटा दें जिसमें माइनर बच्ची की फोटो थी। उन्होंने उस फोटो को नहीं हटाया और दैट्स व्हाई उसके बाद हो गया। देखिए ये शिकायत क्या कितने इतने बड़े लीडर का अकाउंट एक हफ्ते तक ब्लॉक रखना, उनकी पार्टी का अधिकृत अकाउंट ब्लॉक रखना एक हफ्ते तक, क्या ये उचित बात है? क्या ये न्याय संगत है? ब्रजेश जी, इस पे यही देखिए, ट्विटर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। आप भारत समाचार पे वो बच्ची की खबर नहीं चला सकते क्योंकि आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, आप एक जिम्मेदार मीडिया में। लेकिन राहुल गांधी जी ने ट्विटर पे चला दिया और ट्विटर पे वो कानूनी आवरण अब हट चुका है, तो ट्विटर पे भी एफआईआर हो जाती। अगर ट्विटर राहुल गांधी को ब्लॉक करने की या रोकने की खबर नहीं करता, तुरंत रिलीज नहीं करता, तो विश्वास मानिए ट्विटर पे हो जाता, क्योंकि वो गैर जिम्मेदार मीडियम कहलाता। और ट्विटर इस बात को समझ चुका था, तो इसने उनको नोटिस दी। नहीं, तो रविशंकर प्रसाद का 1 घंटे में खुल गया, तो राहुल गांधी का 7 दिन में क्यों नहीं खुला? ये ब्रजेश जी, चूंकि रविशंकर प्रसाद ने वो डिलीट कर दिया अपना, और राहुल जी अभी भी डिलीट करने के लिए तैयार नहीं है। राहुल जी को पहले वार्निंग दी गई है और उनसे कहा गया है इसको डिलीट कर दीजिए। वो जब डिलीट नहीं कर रहे हैं इसीलिए वो रोका गया है। और ये देखिए यहाँ पे तो बाकी नियम कानून ब्रजेश जी आप भी जानते हैं। सबसे पहले शिकायत अधिकारी आए, ये ट्विटर के साथ इतनी मसल पावर क्यों दिखाई जा रही है? मैं देख रहा हूं कि जो ट्विटर इंडिया का एमडी बना उसकी शामत आ जाती है। आप एमडी तो छोड़ दीजिए ब्रजेश जी, धर्मेंद्र चतुर बने शिकायत अधिकारी, ग्रीवांस ऑफिसर बने, कुछ दिन में हट गए। जबकि भारत सरकार ये लेके आई थी कानून कि यहाँ पे शिकायत अधिकारी आपको भारतीय रखना, लेकिन उसके बाद कौन आ गया? जर्मी कैसल आ गए उनके पूरे इंडियन को किया है कोई सब मिस्टर विनय प्रकाश जी। तो आप सोचिए शिकायत अधिकारी तक नहीं रख पा रहे हैं। भारत में ट्विटर की हालत मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही वो चाह रहे हैं कि भारत में ज्यादा मुनाफा कमाना। भारत में उनके साथ उल्टा है, जिस तरह जैसे वो विश्व में करते हैं, विश्व में उनको जरूरत होती है ग्राहकों की। अब क्या हम उन्हें अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लोगों के थॉट प्रोसेस में, सोचने के तरीके में दखलंदाजी का स्पेस मुहैया करा रहे हैं? बिल्कुल करा रहे हैं ब्रजेश जी। मात्र मुनाफा कमाने वाली कोई संस्था ये बैठ के तय नहीं कर सकती कि कोई देश किस मामले में खूबसूरत रहेगा और उसको कैसे चलना चाहिए, उसके नेताओं को कैसे बर्ताव करने चाहिए, उसके संवैधानिक संस्थाओं को कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसके मीडिया को कैसे बर्ताव करना चाहिए। जो खबरें फैक्ट चेक के नाम पे ट्विटर जारी कर देता है, क्या ट्विटर की जिम्मेदारी नहीं बनती उसको दिखाने की कि ये फैक्ट चेक नहीं है? वो गवर्नमेंट अथॉरिटी को क्यों नहीं रोकता कि आप गलत फैक्ट चेक कर रहे हैं, ये गलत है? आपको याद होगा भारत समाचार की एक खबर के साथ ब्रजेश जी, वो फैक्ट चेक जो किया गया था, तो ये ट्विटर की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर आप भारत में फर्जी फैक्ट चेक करके हमारे ही फैक्ट को कह रहा था गलत है, अगर वो खुद फर्जी था। अगर आप भारत में बिजनेस करने आए हैं तो हिंदी समझने वाले लोगों को रखना पड़ेगा और उन हैशटैग को आपको देखना पड़ेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ट्विटर को ज्यादा पारदर्शी होने की आवश्यकता है? एग्जैक्टली, बिल्कुल। ऑलराइट, मैं संजय कौशिक जी को आमंत्रित करूंगा, बहुत ही जाने माने साइबर मामलों के एक्सपर्ट हैं, उनकी ओपिनियन भी बहुत महत्वपूर्ण है। संजय जी, बहुत स्वागत आपका, शुक्रिया कि इतनी पेशेंसली आप इतने वक्त से वेट कर रहे हैं। मैं आपसे इस पूरे प्रकरण पर आपकी ओपिनियन जानना चाहता हूं, टेक्निकली भी जानना चाहता हूं, पॉलिटिकली भी जानना चाहता हूं और सोशली भी जानना चाहता हूं कि ये ट्विटर के साथ ये कंट्रोवर्सी लगातार क्यों हो रही है, जो कुछ भी ट्विटर कर रहा है उसके पीछे के कारण क्या हैं, और आने वाले वक्त में क्या ये समस्या, ये विवाद ज़्यादा बड़ा रुख अख्तियार करेगा? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले जो हमें जो ज़रूरी चीज़ देखनी है वो ये है कि जब हम ट्विटर की बात करते हैं कि ट्विटर के साथ ये कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, तो ट्विटर ने सबसे पहले बोला कि हम यूएस का कानून मानेंगे, हम हिंदुस्तान का कानून नहीं मानेंगे। जब बोला गया कि आपकी इंटरमीडिएटरी का जो स्टेटस है, जो आपकी पोजीशन है, वो ख़त्म हो जाएगी, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तब कहीं जाके ट्विटर ने डेडलाइंस ख़त्म होने के बाद, मल्टीपल डेडलाइंस ख़त्म होने के बाद जाके कहीं ट्विटर ने कोई एक नोडल ऑफिसर अपना दिया। उसमें भी उन्होंने पहले किसी और को दिया जो कि उनका एम्प्लॉय नहीं था, जो कि कानून के हिसाब से उन्हें अपना एम्प्लॉय देना चाहिए था, वो नहीं दिया। और उन्होंने कोई आउटसाइड लॉ फर्म का कोई लॉयर को दिया, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें आपका ही कोई एम्प्लॉय चाहिए। जब पुलिस एमडी साहब के पास, ट्विटर के एमडी साहब के पास जाती है तो वो पूछती है कि आपके बॉस कौन है, आपके डायरेक्टर्स कौन है, तो वो कह देते हैं जी मुझे मालूम ही नहीं। तो ये कहीं ऐसा दिखाती है कि ट्विटर की ऑडेस्टी दिखाती है, ट्विटर को ये दिखाती है कि ट्विटर शायद भारत के संविधान से, भारत देश से भी बहुत बड़ा है, जो कि फैक्ट नहीं है। आप किसी भी देश में, चाहे वो
हमारी कंपनी है, चाहे वो बाहर के देशों में काम करती है, तो अगर हम बाहर के देश में काम कर रहे हैं तो हमें वहाँ के कानून को मानना पड़ेगा। अगर हम भारत में हैं तो हमें भारत के कानून को मानना पड़ेगा। हमेशा यही कहा जाता है कि आपको जिस भी आप देश में है, लैंड ऑफ द लॉ इज सुप्रीम, और आपको वो मानना पड़ेगा। आप लॉ से नहीं टकरा सकते हैं, आपको लॉ का पालन हूबहू जो लॉ संविधान में लिखा लेकिन हुआ है, ये जो लॉ भारत के लॉ के हिसाब से चले मानना ट्विटर, पड़ेगा। उसमें कहीं ये कोई बात controversy नहीं है। 2019 के बाद से ही ज्यादा जोर क्यों पकड़ रही है? 2014 से और 19 का जो पीरियड था उसमें तो लोगों ने बहुत एंजॉय किया और ट्विटर की बड़ी वाहवाही करते थे। ये डाउन ट्रेंडिंग के बाद से ट्विटर की गर्दन दबाने और चिड़िया का मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है। नहीं, ऐसा है जी, मैं पॉलिटिकली मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, मैं पॉलिटिकली कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना जरूर चाहूंगा कि अगर कोई भी कंपनी जो हिंदुस्तान में है उसे हिंदुस्तान का कानून मानना पड़ेगा। कोई भी कंपनी हिंदुस्तान के कानून से बड़ी नहीं हो सकती है, आपको कानून मानना पड़ेगा। चाहे वो कानून अगर लोकसभा में पास हुआ है, राज्यसभा में पास हुआ है, वो एक कानून है, एक एक्ट है, तो वो आपको मानना ही पड़ेगा। इस बात का है कि देश की लार्जेस्ट अपोजिशन के टॉप लीडर्स, उनकी पार्टी के 5000 हैंडल्स को लॉक कर दिया जाना, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में चिंता का विषय होना चाहिए। क्या ट्विटर जानबूझकर ऐसा कर रहा है? ब्रजेश जी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। ऑलराइट, मैं वीरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। वीरेंद्र जी सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये ट्विटर को लेकर कंट्रोवर्सी अचानक बहुत तेज हो गई है। जब से राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल लॉक हुआ, कांग्रेस का ट्विटर हैंडल लॉक हुआ, 5000 और जैसा कांग्रेस दावा कर रही कि उनके ट्विटर हैंडल लॉक हैं, और ट्विटर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहा है, और राहुल गांधी तो आज खुलकर आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए, जब से सोशल मीडिया आया और ख़ास तौर से फेसबुक और ट्विटर, जो बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं वो ट्विटर को भी अच्छे से चलाते हैं, और फेसबुक तो गांव गिराव घर घर में हर जगह छाया है, वो भी अपना एक बहुत बड़ा माध्यम हो गया। और इससे देश में जागरूकता आई। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि ये विदेश से ऑपरेट होता है कि हिंदुस्तान से होता है। हिंदुस्तान में गांव में बैठा हुआ आदमी को इससे ज़्यादा मतलब नहीं था, उसको तो बस सेल्फी खींचो और डाल दो फेसबुक पे, लाइक और कमेंट आ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, दस्तखत नहीं कर पाते, वो भी फेसबुक पर हैं, वो भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप का आनंद लेते हैं। और हमारा देश धार्मिक है, तमाम सारे रोज़ सवेरे ईश्वर की आराधना, प्रणाम और फूल गुलदस्ता, आपका दिन शुभ हो, ये सब आपके व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे तमाम दर्शन के आते रहते हैं। अब ये बात राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट के सस्पेंशन के बाद और तूल पकड़ रही है कि क्या भारत में इसको रेगुलेट होना चाहिए, इसको कंट्रोल करने का अधिकार भारत सरकार के पास होना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जिसके लाखों लाख फॉलोवर हो जाएं, मिलियन में हो जाएं, और उनका आप अकाउंट बंद कर देंगे तो फिर वो कैसे चलेंगे, और फिर दोबारा नए सिरे से आप उनको कब देंगे या नहीं देंगे। बड़ी विचित्र सी बात है कि और किस कंटेंट को आप बुरा मान सकते हैं, किस कंटेंट को आप उस परिधि में मानता है ट्विटर, ये भी वो कोई डिस्क्रिमिनेटर अपने जो उनके यूजर्स हैं उनके लिए वो नहीं बताता है। बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रजेश जी, लेकिन जब इस ट्विटर पर भद्दी भद्दी गालियां दी जाती हैं, ये एक अनकंट्रोल्ड माध्यम है, तो ट्विटर चुप रहता है, या उन फेक अकाउंट्स पर वो पता नहीं कब कार्रवाई करता है, या आपको उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। कई बार मामले थाना पुलिस तक पहुंचते हैं, और वहां भी थाना पुलिस वालों के हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं, वो खाली एक FIR दर्ज कर लेते हैं अधिकतम। हाँ, और बहुत करेंगे तो एक ईमेल भेज देंगे, ट्विटर ईमेल भेज देंगे। तमाम सारे पार्टी के महिला नेताओं के फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स हैक करके उन पर अश्लील वीडियोस डाले जाते हैं, कई सारी शिकायतें आती हैं, आपने लखनऊ में भी देखा होगा बहुत सारे मामलों में। हमारे समाज का सोशल मीडिया ने बहुत भला किया है, बहुत गरीबों को इलाज दिलाया इस सोशल मीडिया ने, ट्विटर ने, फेसबुक ने, व्हाट्सएप ने, बहुत बच्चों की फीस भरी, बहुत लोगों के ऑपरेशन कराए, बहुत लोगों के संकट में मदद किया। लेकिन गंदगी भी बहुत फैलाई, नुकसान भी बहुत कर रहा है। आपको याद होगा कि रानू मंडल एक रेलवे स्टेशन पर गाने वाली महिला को रातों रात इस सोशल मीडिया ने स्टार बनाया, हिमेश रेशमिया ने उनको गाना गवाया।
ये उसकी ताकत है। एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। नहीं, मैंने तो कहा कि कोरोना के काल में ट्विटर सबसे बड़ा सहायता का प्लेटफॉर्म बना, ये बहुत एक अच्छी बड़ा बात है। प्लेटफॉर्म बना, लेकिन जिस माध्यम से हम करोड़ों अरबों लोगों तक पहुंच रहे हैं, हमारे अनुयायी हैं, वहां पर जब भद्दी भद्दी गालियां और कमेंट आते हैं, उन पर क्या कार्रवाई होती है, उनको कैसे रोका जाए। आप एक विदेशी कंपनी लोगों को इतना एडिक्ट बना दे रही है कि आप मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। बड़े इस पर ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, बच्चे उस पर गेम खेल रहे हैं। इस मोबाइल ने बड़े से लेकर बचपन से लेकर सबको कैद किया है, बूढ़ों तक को प्रभावित किया है। अच्छा, मैं देखता हूँ आप ट्विटर का कम इस्तेमाल करते हैं, क्या कारण है? हम लोग टीवी में काम करते हैं, वैसे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है कि सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव ना हो पाए, अपनी अपनी रुचि भी है। क्यों, फेसबुक पर तो आप बहुत एक्टिव रहते हैं, ट्विटर से आपको क्या एलर्जी है? देखिए, ऐसा है कि ये भेदभाव आप ट्विटर के साथ क्यों कर रहे हैं? नहीं, भेदभाव की बात नहीं है। समस्या इस बात की है कि सोशल मीडिया ने सबको एक जर्नलिस्ट बनने का अवसर दिया है, और हम लोगों के साथ बहुत सारे माध्यमों से कनेक्ट होते हैं, जो जरूरी नहीं हर प्लेटफॉर्म पर उतने ही एक्टिव हो, कई बार पीछे रह जाते हैं वहाँ। अच्छा, दूसरा ये भी है कि आपको लेकर जिस तरह से वहाँ पर गाली और अपशब्द कहे जाते हैं, अगर आप उसको सुनने के आदी नहीं है तो उस प्लेटफॉर्म पर आप कम जाएंगे। क्योंकि जब जो चीज अनकंट्रोल्ड है उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसका क्या इलाज है? ब्रजेश जी, जब सोशल मीडिया नहीं था तब हर व्यक्ति सोशल था। आज सोशल मीडिया है, लेकिन लोग सोशल नहीं रह गए हैं। लोग एक दूसरे से नफरत निकालते हैं उस पर। हमारे देश में जिस सोशल मीडिया ने लोगों को मदद पहुंचाई, वहां पर कितना नफरत और जहर उगला जाता है, वो भी तो देखिए। राहुल गांधी से लेके तमाम विपक्ष के नेता हों, सत्ताधारी दल के नेता हों, वो सब भुक्तभोगी रहे हैं इसके। अब इसको कौन कैसे रोकेगा ये तो नहीं पता जी, लेकिन कुल मिलाकर यह है कि भूख अब सब्जी से नहीं पबजी से मिट रही है। और इस डिजिटल युग में अब किताबों पर लग गया है लाख और हर तरफ चल रहा है टिकटॉक। तो हम लोग उस जमाने में आ गए हैं, लेकिन अब इस उम्र में पुरी जी कहाँ टिकटॉक बनाएंगे? आप कैसी बात कर रहे हो? अभी बताते हैं। चलता था पहले बहुत, इस पर भी सरकार ने सुरेंद्र जी बनाए तो समझ में आता है, पुरी जी कहाँ बनाएंगे इस उम्र? देखिए, आज मीडिया में इस बात पर बहस हो रही है, करोड़ों लोग सुन रहे हैं इस पर। पूरी साहब पुराने भाई आपकी जवानी को सुरेंद्र जी देखिए, सलाम हो गया, एहतराम हो गया। अब वीरेंद्र जी के बीच में क्यों टोका टाकी? अरे कोई टोका टाकी जोखिम मत लो आप, रहने दो। वीरेंद्र जी बोलिए। लाइटर वेन में कर। पूरी साहब देखिए, वो सोशल व्यक्ति हैं, भले सोशल मीडिया पे कम हो, मैं उनका आज सम्मान और उनकी तारीफ करूंगा कि वो शिक्षक हैं और वो हमेशा जब भी बोलेंगे समाज के हित के लिए ही कुछ ना कुछ बोलेंगे। एक बड़ी विचित्र सी बात है कि पहले का जो जमाना था ब्रजेश जी, कि लोग अगर झूठ बोलते थे, पार्टियां, नेता, तो मीडिया सच खोद कर लाता था। लेकिन आज मीडिया झूठ बोलता है, चाहे वो सोशल मीडियम हो और चाहे जो मीडियम हो, वो झूठ बोलता है और जनता सच खोज कर ला रही है। उल्टा हो गया है और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। ये बड़ी ऊंची बात कही भी है ना? सही है, कुछ गड़बड़ लिख दो तो नीचे इतनी गालियां पड़ती हैं, दोबारा तो फिर सुरेंद्र जी ट्वीट ही नहीं करते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया का जो तौर तरीका है, संपत सरल एक साहित्यकार हैं, वो लिखते हैं कि फेसबुक पर तो मेरे 5000 फॉलोवर हैं, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है उसका नाम नहीं पता है, और घर में अपनों से बोलचाल तक बंद है। अपने भाई, अपने चाचा, अपने रिश्तेदारों के बाल बच्चे क्या करते हैं उनके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन पूरी देश और दुनिया से हम कनेक्ट हैं जी। तो ये सब विचित्रता सोशल मीडिया ने दी है। बहरहाल सोशल मीडिया पर किस तरह से बातचीत होती है कि कुछ इस तरह से हमारी बातें अब कम हो गई हैं, कैसे हो से शुरू होकर मैं भी ठीक हूँ बस इस पर ख़त्म हो गई हैं। और जो बच्चे बहुत मोबाइल खेलते हैं बचपन से, उनकी आंख खराब हो जाती है कि बूढ़ी हो गई नन्ही आंखें, आ गया चश्मों का दौर, और डब्बों में बंद हैं घर के खिलौने और चुप है आज बचपन का शोर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अमित पुरी जी, डिबेट के पहले चरण में आप कुछ अपना पक्ष रखना चाहते थे इस विषय पर, आप अपना रख ले, फिर मैं आपसे सवाल करूँ। अच्छा, मैं 3 छोटे छोटे वाक्यों में ही सारा विषय समाप्त कर देता हूं। ये कांग्रेस बीजेपी लड़ाई नहीं है, मैंने शुरुआत से कहा, और ऐसा नहीं है अमित मालविया हो, विनय सहस्त्रबुद्धे जी हो, संबित पात्रा हो, बहुत लंबी लिस्ट है जो बीजेपी के नेताओं के भी ट्विटर अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। ठीक है, शशि थरूर साहब का भी किया गया और लोगों का भी किया गया। तो इसे पर इतने बड़े पैमाने पर ट्विटर ने आप पर कभी एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया इतने बड़े पैमाने पे कभी नहीं लिया। संबित पात्रा साहब के साथ 2 बार कार्रवाई हुई, ऐसा नहीं है। तो हम उसको पॉलिटिकल रीजंस पे ना ले जाएं, लेकिन मैं लार्जर गैमेट के इशू के ऊपर आ रहा। सुरेंद्र जी ने जहां कहा और अभी आपके प्रवक्ता ने भी कहा कि कानून तुम्हारा है, सरकार तुम्हारी है, और ये दरोगा कानून चल रहा है। हुजूर, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड बाल संरक्षण, पॉस्को एक्ट, ये उसी पार्लियामेंट में बना था हुजूर जिसमें आप बैठे थे। उसी के तहत अगर कार्रवाई की बात हो रही है तो कहाँ मेरी सरकार है, कहाँ मेरा कानून है? हमने मिलकर बनाया है, कम से कम इसका इसरार तो कर लीजिए हुजूर। आज के दिन पार्टीजन व्यू रखने और रख लीजिए, लेकिन आज आप मायोपिक कांग्रेस व्यू मत और रखिए। राहुल गांधी के पार्टीजन रखिए, मायोपिक ना आप रखिए। जश्न मना रहे हो, कल को पलटकर आप पर ना, भी हम ट्विटर कोई जश्न करेगा। नहीं मना रहे। मैं उन लोगों में से हूं, प्राइवेट डायलॉग में भी आपसे और ऑन स्क्रीन भी लगातार यह कहता हूं, यह कांग्रेस बीजेपी डिबेट नहीं है। आप गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्यूनिटी ग्रांट है लॉ के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। वही इम्यूनिटी ग्रांटेड थी ट्विटर को। हमने वो जब इम्यूनिटी रिवोक की तो कहा गया आर्म ट्विस्टिंग मुझे की पता जा नहीं रही क्यों है, ऐसा लगता है इसी चक्कर कंट्रोलिंग में द रविशंकर नैरेटिव्स प्रसाद की किया जा रहा है नौकरी गई है। मीडिया का, सिविल राइट्स को स्नैच किया जा रहा है। क्या ये सही बातें थी जो उस समय कही गई थी? ऑलराइट, हम तब भी सुरेंद्र कहते राजपूत थे जी, थैंक यू। ये एक दुश्मन है, ये सबके दरवाजे पे दस्तक देगा। इसको नरेंद्र मोदी बैशिंग और बीजेपी पंचिंग और आरएसएस ऑब्सेशन के सैडिस्टिक प्लेजर में मत देखो। सुरेंद्र राजपूत जी, जिसके कंधे पे चढ़कर, जिसकी लहर पे चढ़ के ये इतने ताकतवर हुए हैं, आज उसी को दुश्मन घोषित कर रहे हैं ट्विटर को। ये किससे सवाल है? ये सुरेंद्र राजपूत जी से। अरे पुरी जी ने जो कही कि साहब वो जो पॉक्सो एक्ट बनाया, हाँ, और वो जो बाकी सारे एक्ट बनाए, हम सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन है और हम सब मानते हैं। यहां पर ट्विटर का दोहरा रवैया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का दोहरा रवैया, सरकार ने क्या रोल प्ले किया सुरेंद्र जी? एक सेकंड पुरी जी, सरकार ने, पुरी जी आराम से चलने दीजिए डिबेट। पुरी जी नो, पुरी जी नो, आपके बीच में नहीं बोले, आपके बीच में नहीं, डिबेट सिस्टमेटिक चलने दीजिए। नो, यस, सुरेंद्र जी बोले, आप सिर्फ सुरेंद्र जी बोलेंगे, बोलिए जी। मैं जो कह रहा हूं कि सरकार का दोहरा रवैया यहीं पर सामने आ जाता है। मैं दोगला नहीं कहूंगा। आप देखिए, पॉक्सो एक्ट की बात राहुल गांधी के ऊपर, नेशनल वुमेन चाइल्ड, वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो भाजपा के कंट्रोल में हैं, उनके सारे के नोटिसेस आपको राहुल गांधी जी को दे रहे हैं, ट्विटर को रिपोर्ट कर रहे हैं, एफआईआर कर रहे हैं, वो सब अपनी जगह पर। वही फोटो एक दिन पहले विमेन कमीशन की चेयरपर्सन जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, वो ट्वीट करती हैं, उनकी फोटो सार्वजनिक होती है। उस मां और उस बाप की फोटो सार्वजनिक होती है। 24 घंटे नहीं, 72 घंटे से पूरी सोशल मीडिया पर, अखबारों पर, सब जगह पर वो सार्वजनिक है। किसी पर कोई कार्रवाई नहीं। वुमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है वो सिर्फ राहुल गांधी जी के दो गलतियां एक एक करके। पुरी जी, आप ही ने कहा था डिबेट को सिस्टमैटिक चलाना है ना, अपन सिस्टमैटिक चलने दीजिए। में बोलने लगते आप बोले प्लीज। या तो आपको और भारतीय जनता पार्टी आप बोलिए आप प्लीज। सुरेंद्र जी बोलिए। आप बड़े भाई की तरीके आप से भले इंसान है जी, ये उचित नहीं है। मेरा ये कहना है बड़ा स्पष्ट रूप से कि वो जिस फोटो पर ट्विटर आप एक्शन ले रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कहने से दबाव में आकर, वो फोटो ऑलरेडी 72 घंटे से। थैंक यू सुरेंद्र जी, शुक्रिया। एक्शन लेना है सब पर लीजिए। इस देश के बहुत ही जाने माने साइबर मामलों के एक्सपर्ट दिल्ली से पवन दुग्गल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। पवन जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद पवन दुग्गल जी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ये रिसेंट जो ट्विटर कंट्रोवर्सी है, इसके बारे में आप क्या ओपिनियन रखते हैं? आगे भविष्य में क्या किया जाना चाहिए ताकि हम इस तरह के विवादों से बच पाएं? क्योंकि हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, तो हमें बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है ऐसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वही करेंगे
जो उन्हें कानून अनुमति देगा। और अगर हम सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो वो इस तरह का काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी ही नाव में छेक नहीं डालेंगे ताकि वो डूब जाए। भारतीय साइबर लॉ, सूचना प्रौद्योगिकी कानून स्पष्ट तौर पर इन सर्विस प्रोवाइडर्स को विवश करता है कि वो ड्यू डिलिजेंस, सावधानियां बरतें और कानून का पालन करें। आईटी रूल्स स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि साहब आपको भारतीय कानूनों का पालन करना पड़ेगा। तो अगर आपको कानून कुछ कहता है और आप उसके तत्पश्चात कुछ गतिविधि करते हैं या एक्शन लेते हैं, तो लाजमी सी बात है उसका असर कुछ लोगों पर पड़ेगा। अगर लोगों को लगता है कि असर उन पर पड़ा है, तो उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वो ट्विटर के बरखिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करें, कंप्लेंट करें, दूसरा वो अदालत में जाके ट्विटर के एक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एफआईआर भी ना दर्ज करें, अगर आप याचिका भी ना दाखिल करें अदालत में, और केवल आप वाद विवाद करें पब्लिक डोमेन में, तो उसमें चीजें बहुत आगे नहीं बढ़ने वाली जी। क्योंकि कारण यह है कि आज ट्विटर का ताल्लुक ये नहीं है कि कौन सी मुझे पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है या नहीं। उसका तो एकमात्र तरीका ये है कि साहब मुझे अपने आप को लीगल एक्सपोजर से बचाना है, और एक बार उसको बचाने के लिए उसे जो जो कानून के अंतर्गत कार्रवाई करनी है वो करते हैं। आपका क्या मानना है कि क्या ट्विटर को हम लोग जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या वो खुद बेहद ताकतवर हो गया है? देखिए, पहले तो ट्विटर ने एक गलत रवैया अख्तियार किया था और उसने कहा था कि सब हम भारतीय कानून का पालन नहीं करेंगे। उसके तत्पश्चात लाजमी सी बात है कि ये जो द्वंद्व है शुरू हुआ सरकार और ट्विटर के बीच में, अब कहीं ना कहीं सुलह हो चुकी है। अब सुलह के तहत सरकार कहती है कि प्राइमा फेसाई जो ट्विटर है कानून के प्रावधानों का पालन कर रहा है। अब वो कानून के प्रावधानों का पालन करता है और एज पर एप्लीकेबल लॉ किसी ट्वीट्स को डिलीट करता है या रिमूव करता है, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि पॉलिटिकल एलिमेंट्स को ढूंढना नहीं चाहिए। आप तो पिछले 20-25 सालों से साइबर वर्ल्ड को देख रहे हैं, क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि ट्विटर नैरेटिव को कंट्रोल करता है, इस कारण उसका महत्व दूसरे माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्विटर अपना केवल धंधा ही नहीं करता, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसिंग का काम भी करता है। अगर आप पूरी दुनिया भर में देखें तो ट्विटर का उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं वो नैरेटिव को बदलने का प्रयास करे, लोगों की मानसिकता को प्रभावित करने का प्रयास करे। इसलिए वो अन्य ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स की तुलना में थोड़ा बहुत अलग रहता है, लेकिन यहाँ पर ट्विटर का रिस्क ज्यादा हो जाता है। ये इसकी स्ट्रैटेजी और देशों में तो शायद कामयाब हो सकती थी, भारत में इसको कामयाब होने में प्रॉब्लम रहेगी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर ये पॉलिटिकल वार के बीच में फंस गए हैं, या ट्विटर ही ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों है? जो अभी डिबेट के प्रारंभिक चरण में रुद्र प्रताप जी हमारे साथ हैं, वो कह रहे थे कि ज़्यादातर मुल्कों में कंट्रोवर्सी ट्विटर को लेकर ही होती है, बाकी प्लेटफॉर्म्स को लेकर कम होती है। देखिए, ट्विटर अब केवल एक प्लेटफॉर्म बनकर नहीं रह गया है, वो न्यूज़ के सृजन का स्रोत बन गया है। तो यहाँ पर ट्विटर केवल सोशल मीडिया नहीं रहा, वो कहीं बड़ा बन गया है। इसलिए विभिन्न प्रकार के स्टेक होल्डर्स चाहते हैं कि ट्विटर के माध्यम से ही न्यूज़ को बनाया जाए और न्यूज़ को कंट्रोल या उसको कलर करने का प्रयास किया जाए। यही कारणवश है कि ट्विटर पर फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा हमें देखने को भी मिलती है। लेकिन आज देखिए, ट्विटर नंबर 1 पोर्ट ऑफ कॉल हो गया है किसी भी न्यूज़ संस्था के लिए दुनिया भर में। इसलिए ट्विटर अन्य माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लोगों के थॉट प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए, ट्विटर उसका माध्यम बनता जा रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं कि ट्विटर कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता को प्रभावित करने में अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहा है। और रुद्र प्रताप जी, आपकी क्या ओपिनियन है इसके बारे में, जो पवन जी ने कही अभी ये बात? नहीं, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूँ। देखिए, भारत में 2 कानून चल रहे थे ट्विटर की वजह से। आप सड़क पे किसी महिला को गाली नहीं दे सकते, उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन ट्विटर पे आप आइए, अपने छद्म नामों के साथ पहचान बदल के आइए, किसी को कुछ भी कह दीजिए, कोई कानून लागू नहीं होता। तो इस तरह की पहल का स्वागत होना चाहिए, चाहे वो जिसके साथ भी हो। अभी बात आई कि वही फोटो पहले किसी ने अपलोड की, तो अगर उस पर भी शिकायत होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी उस पर भी होनी चाहिए। जी, कांग्रेस पार्टी को शिकायत करनी चाहिए, उनके विरोध में और स्वर आएगा, और शिकायत को जारी करना चाहिए कि सेम उसी फोटो पे हमने शिकायत की, तब ट्विटर ये क्यों नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है उस विरोध में ज्यादा अच्छा स्वर आ पाएगा कि ट्विटर अब एक पक्षी हो रहा। लेकिन अब देखिए, आप बड़े तौर पर अगर देखें ब्रजेश जी कि ट्विटर जो जिस तरीके से केदारनाथ सिंह कहते थे कि शहर में आक्रामकता का भोजन होता है,
तो आप देखिए फेसबुक कितने सरल और सहज तरीके से चल जाता है, चूंकि गांव तक है, लेकिन ट्विटर जो शहरों का है ना, उसमें आक्रामकता देखिए आती ही फेसबुक आती क्या है, क्या वो नैरेटिव कंट्रोल मीडियम नहीं रह गया है जी, तो इसलिए फेसबुक की कोई परवाह नहीं करता। हाँ, यूट्यूब नैरेटिव कंट्रोल नहीं करता, इसलिए उसकी कोई परवाह नहीं करता। ट्विटर के साथ दूसरा गेम है। ट्विटर एक्चुअली ग्लोबल जो उसका फैलाव है, शायद इस वजह से भी ये ज्यादा होता है। ऑलराइट, वैभव महेश्वरी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? आने वाले वक्त में आप किस तरह के कानून चाहते हैं ताकि हम ट्विटर को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बना पाएं भारत के परिप्रेक्ष्य में? देखिए ब्रजेश जी, मैं यहाँ मौजूद सभी साइबर एक्सपर्ट्स के जो ओपिनियन है उससे बिल्कुल ताल्लुक रखता हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि देश की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए किसी इस एजेंसी के द्वारा। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि देश के लोगों के जो कंफर्ट लेवल है, देश के लोगों का जो ट्विटर का जो भी सोशल मीडिया हम यूज करते हैं उसको यूज करने का जो एक्सपीरियंस है वो खराब ना हो। वहां पर एक सभ्य वातावरण जैसे हम इस देश में चाहते हैं, जैसा जिंदगी में होता है, वैसा यहाँ भी होना चाहिए। जैसे कि ट्विटर पे आप जाओ, एक भी अगर कोई ऐसी बात लिख जो आप इसको पारदर्शी चाहते हो कि ये ज्यादा पारदर्शी हो, आपके ऊपर आक्रमण कर देती है। भद्दी पारदर्शी तो होना ही चाहिए। देखिए पारदर्शी तो होना ही चाहिए, ट्विटर का ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म में तो पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर पब्लिक को अपनी बात रखने के बाद में कम से कम इतना हार्श रिएक्शन का सामना ना करना पड़े। ये भी संजय कौशिक जी, पवन दुग्गल जी ने जो बात रखी है उसको आप किस तरह से आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी वैभव जी प्लीज। ब्रजेश जी, वैभव जी मैं फिर किसी दिन टाइम एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, इसमें जो अकाउंटेबिलिटी की हम लोग बात करते हैं, ट्विटर में कोई भी कुछ लिख के चला जाता है, चाहे वो गाली दे रहा है, चाहे वो अफवाह फैला रहा है। अभी किसी ने पीछे लिख दिया कि आप इसका जो वैक्सीन का है इससे सब लोग मर जाएंगे 2 साल के अंदर। तो क्या ये पूरा प्रोसेस कौन अकाउंटेबल है इसके लिए? और जब हम बोलते हैं, जब सरकार बोलती है ट्विटर को कि आप हमें उन लोगों के अकाउंट दीजिए, हमें उनकी डिटेल दीजिए, अब एक अलग विवाद शुरू हो जाता है कि शायद सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, सरकार लोगों को पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास ये हक होना चाहिए कि हम उन लोगों को जो इसमें गाली दे रहे हैं, जो गलत लिख रहे हैं, जो अफवाह फैला रहे हैं, या क्या टेररिस्ट, कहीं ट्विटर को गलतफहमी तो नहीं हो गई कि उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट का ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया, यहाँ अपोजिशन का रोक दिया, वो बेहद ताकतवर हो गया, वो कुछ भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसा यही सबसे बड़ी चीज है कि ट्विटर को ये जानना पड़ेगा कि उसे हर देश के कानून को पालन करना पड़ेगा। और जो हमारी सरकार ने, करंट सरकार ने जब ये बोला कि हमें आप उन अकाउंट्स का पता दीजिए जो कि गलत लिख रहे हैं, जो कि जिन्हें हम ट्रेस करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक जी, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मेरे पास वक्त का अभाव है, डिबेट को यहाँ पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबको ध्यान रखना होगा कि ट्विटर पे जो कुछ भी चल रहा है उस पर बहुत सोच समझ के आप सभी को भी अपनी प्रतिक्रिया, राय और ओपिनियन पोस्ट करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।